चलो सबसे पहले लिखोगे समांतर माध्य, हेडिंग में लिखोगे, और समांतर माध्य या उसको बोल सकते हैं मध्यमान। ठीक है, मध्यमान का मतलब ही समझ में आ रहा है, दो नंबर्स के बीच में जो नंबर होगा उसको ही हम लोग उसका मध्यमान बोलेंगे, है ना। तो हेडिंग में समांतर माध्य अथवा मध्यमान, और इसके अंदर लिख लेना यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो। समांतर माध्य अथवा या मध्यमान, इसके अंदर यदि तीन राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि, तो बीच की राशि शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। ठीक है, शेष दो राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए और बी माइनस स्मॉल ए को यहाँ ले आएंगे तो 2a बन जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे a प्लस बी। कैपिटल ए का वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ए और बी कुछ ऐसे हैं, a फिर b और उसके बाद ये इधर पे कैपिटल ए है और फिर यहाँ पे b है। ठीक है, तो दोनों का ऐड करो, दोनों को सम करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास बीच वाला जो नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का वो पीछे दिया था जब एंड हो गया था। मान लो कि अपने पास है 1 2 3, इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें तो हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मध्यमान या हम लोग को अगर समांतर माध्य निकालना है तो हम कोई भी श्रेणी के बीच के 3 पद लेंगे, उनमें से 2 को सम करेंगे आइट साइड वालों को और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया। इसके बाद दो राशियों के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना। हेडिंग में लिखो दो राशियों के बीच स्मॉल n समांतर माध्य ज्ञात करना। माना कि दो राशियों माना कि दो राशियों a और b के बीच a और b के बीच n समांतर माध्य हैं। n समांतर माध्य, n समांतर माध्य जो कि है a1 a2 a3 डेटा डैश an है। एक समांतर श्रेणी है a से b तक, और a1 से लेकर an जो है उसके बीच में समांतर माध्य है। ठीक है, तो श्रेणी को लिख लो। ये तो होगा समांतर माध्य, श्रेणी होगी जिसमें a से स्टार्ट होगा। a1 उसका पहला समांतर माध्य इसलिए होगा क्योंकि a1 स्मॉल a और कैपिटल इस a2 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सबसे पहला बनेगा। इन दोनों को ऐड करके नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में कोई भी पद नहीं है, तो सबसे पहला समांतर माध्य यही बनेगा, है ना। और लास्ट में अगर देखेंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ अगर an है और यहाँ पे b है, तो इसका और इसके जस्ट पहले वाले का दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला पद आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरी की पूरी एक समांतर श्रेणी है जिसमें हमें आखिरी का पद छोड़ना पड़ेगा, पहला वाला पद छोड़ना पड़ेगा, बाकी के जितने भी बीच में पद होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, समांतर माध्य की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, इस पूरी श्रेणी का अगर प्रथम पद देखेंगे तो वो कितना आएगा, प्रथम पद जो कि आएगा a। ठीक है, उसके अलावा हमें इसका चाहिए सार्वधातुक, उसका इसका अंतिम जो पद है वो कितना है, b है, अंतिम पद b है। ठीक है, और इस श्रेणी में
चूंकि पूरे के पूरे A1 से लेके कैपिटल N तक अगर देखें तो N पद है, ठीक है। 1 से लेकर अगर N तक देखें तो कितने पद हैं? N। उसमें ये 2 पद और ऐड हो रहे हैं, कौन से वाले? पहला और लास्ट वाला। तो ऐसे करके टोटल इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? N+2, है ना। N तो समांतर माध्य है जिनकी संख्या N होने वाली है, उसमें ये 2 पद और है A और B, जो कि समांतर माध्य की कैटेगरी में, समांतर माध्य का पार्ट नहीं होने वाले हैं। तो इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? N+2, ठीक है। और इसका जो सार्वांतर है, सार्वांतर का मतलब डिफरेंस 2 पदों के बीच का। अब एक समांतर श्रेणी है तो अंतर तो सभी में समान ही रहेगा, तो सार्वांतर जो है वो D हम लोग मानते हैं, जो कि हम लोगों ने माना है D। दूसरे पद में से पहले को घटा के निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि पहला दूसरा के बीच में ये प्रतिक्रिया लगाए, किन्हीं भी 2 अवयवों के बीच लगा सकते हैं, बस जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा वो बाद वाला होना चाहिए और जो सेकंड पोजीशन नेगेटिव साइड पे आएगा वो पहले वाला होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट डाउन। अगर हम Tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn वाला फॉर्मूले में, क्योंकि इस श्रेणी का सार्वांतर हमें निकालना है, सार्वांतर निकाल लेंगे तो हमें पद पता लग जाएंगे। तो टोटल पदों की संख्या कितनी है इस पूरी श्रेणी में? N+2। तो अगर हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे तो Tn जब होता है जब यहाँ पे n-1 आता है। अगर पदों की संख्या N+2 है तो जो लास्ट पद है इसी को हम L भी बोलते हैं। टोटल पदों की संख्या कितनी है? N+2। नॉर्मली n होती है तो है भी इसमें A1 से लेकर n तक टोटल AN है, लेकिन 2 पद एक्स्ट्रा है, कौन कौन से? A और B, इसलिए यहाँ पे N+2। और इसी T ऑफ n, जो ये T ऑफ n होता है, ये श्रेणी का सबसे लास्ट पद होता है। तो यहाँ पे ये जो N+2 है ये भी श्रेणी का सबसे लास्ट पद होगा, जो कि B है, उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लास्ट टर्म, इसलिए L का मान B है। फिर A तो पहला वाला टर्म ही रहेगा, N की जगह पे क्या आ जाएगा? N+2, उसमें से -1 और D। अब ये जो L है या T ऑफ N+2 है, ये श्रेणी का सबसे लास्ट पद है, जो कि कितना है? B बराबर A प्लस n-1 इंटू D। A को यहाँ ले आएंगे, D को उसके बटे में भेज देंगे, सॉरी D को वहीं रखेंगे, N को बटे में भेज देंगे। तो हमारे पास जो D का मान आएगा वो आएगा A माइनस B बटा n-1। ये आ गया डिफरेंस। देखो कोई भी समांतर श्रेणी बनती कैसे है, तो पहला पद होता है उसका A, दूसरा वाला जो पद होता है वो A प्लस D होता है, तीसरा वाला जो पद होता है वो A प्लस 2D होता है, और उसके बाद ऐसे ही आगे चलते चलेगा। और लास्ट वाला जो n टर्म होगा वो T ऑफ n इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, n में से हमेशा -1 होके आता है। तो अगर ये D का मान मिल गया तो इस D के मान को कंटिन्यू A में ऐड करते चलेंगे। पहले नॉर्मली ऐड करेंगे, फिर 2 गुणा करके करेंगे। अब उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें ये सारे के सारे समांतर माध्य के मान मिलते जाएंगे, ठीक है। तो D का मान सभी लोगों ने लिख लिया होगा, D का मान सभी लोगों ने लिख लिया होगा। इसी D के मान से अब हम लोग समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहला समांतर माध्य जो कि हमारा A1 है, इसको निकालने के लिए A प्लस D करना पड़ेगा। A प्लस D का मतलब है A प्लस B माइनस A बटा n-1। अब तुम लोगों को ये तो पता है कि B हमने सबसे लास्ट टर्म माना है। अच्छा, B में से A माइनस होगा, A में से B नहीं होगा, B में से A माइनस होगा, क्योंकि B तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, A का पक्षांतर हो रहा है, ठीक। तो A1 का मान आएगा A प्लस D का मतलब B माइनस A। A2 का मान कैसे निकालेंगे? तो A में प्लस कर देंगे कितना? 2D। इट मीन्स कि A प्लस यहाँ पे 2 लगाओ, और आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, सिर्फ शर्त क्या है कि D का मान पता होना चाहिए। D का मान कैसे निकालोगे? तो जो भी अपना लास्ट टर्म होगा और जो भी अपना फर्स्ट टर्म होगा उसमें दोनों को माइनस करेंगे, और जितने भी उसमें टर्म है सीरीज में उसमें से एक माइनस करके डिवाइड कर देंगे,
ठीक है। बाकी यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना है उसमें से एक माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा और वो उसका क्या कहलाएगा, समांतर माध्य। तो अभी हम लोग इसके थ्रू कोई भी समांतर माध्य निकाल सकते हैं। इनकेस अगर हमें यहाँ पे nth वाला निकालना है तो हम यहाँ a ऑफ n रखेंगे, उसके सापेक्ष हमारे पास यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 आएगा यहाँ पे, और उसके साथ में क्या आएगा, d आएगा। a का वैल्यू तो a ही है, n माइनस 1 n माइनस 1 ही होगा, और d का वैल्यू b माइनस a बटा n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। a में अगर हम लोग a से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो देखो a ऑफ nth जो टर्म होगा, a ऑफ nth जो टर्म होगा वो इक्वल आ जाएगा किसके, b के। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, b माइनस a बचेगा, a से a कैंसिल, a ऑफ n बराबर आ जाएगा किसके, b के। अच्छा प्लस में चल रहा है क्या, अच्छा अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉजिटिव 1 बचेगा। चलो तो फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो समझ गए कैसे क्या निकालना है। 2 मिनट रुको, यहाँ पे जब 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जब n रखेंगे तो यहाँ n ही आएगा, और n आएगा तो उस कंडीशन पे कैंसिल नहीं होगा, है ना। यहाँ जब 2 रख रहे हैं तो यहाँ 2 ही आ रहा है, यहाँ 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 1 ही आ रहा है, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, n रखा है तो n ही आएगा, -1 नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी ठीक है। अब इसमें तुमको याद क्या रखना है, या तो an वाला याद रख लेना, या 1 या 2 में से किसी एक को याद रख लेना। ठीक है, d का वैल्यू कैसे निकालना है ये पता कर लेना। हालांकि समांतर माध्य शायद है नहीं ना एनसीईआरटी में, सीधा वो अनुक्रम वाले क्वेश्चन है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, 8 और 26 के बीच 5 ऐसी संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो ये तो शायद इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, 8 और 26 अगर 2 पद पता लग गए, पहला और लास्ट, पहला और पांचवा जो भी पद है, बीच में अगर 5 डालना है तो ये 26 जो है वो कम से कम 6 नंबर का ही होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर 8 और 26 के बीच, 8 और 26 के बीच टोटल 5 पद हम लोगों को निकाल के लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 8 और 26, तो पहला तो पता लग गया 8 है, दूसरा हम लोग मान ले रहे हैं A1 है, फिर A2 है, A3, A4, 5, ये टोटल 5 पद हमें लिखना है, और लास्ट वाला कितना आ गया 6। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 8, और जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू है 26। उसके अलावा अगर d का वैल्यू निकालना है तो d का वैल्यू अभी बताया जस्ट, इसमें b में से माइनस कर दो। ठीक है, b में से माइनस कर दो किसको, 26 में से 8 माइनस कर दो। d का मान निकालने के लिए हम लोगों के पास दूसरा प्रोसेस ये वाला भी है, t ऑफ n का फॉर्मूला, t ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये जो tn है वो एक्चुअल में इस सीरीज का सबसे लास्ट टर्म होता है, जो कि कितना है 26। a हमारे पास 8 है, n का मान उन्होंने हमें बता दिया कि टोटल 5 पद आपको इनके बीच में रखना है, तो टोटल 2 हमारे पास पहले से हैं, कितने हो गए 7, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, इसको माइनस कर दो 18, और 18 के बटे में कितना आ जाएगा 6, d का मान आ जाएगा 18 बटा 6 मतलब 3। d का मान अगर पता लग गया, a का मान पता लग गया, तो फिर सीरीज में ये जो बीच के अनुक्रम है उनके सबके मान लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कैपिटल A1 बराबर होगा a प्लस डी के, a प्लस डी का मतलब है 8 प्लस 3 11 होगा। फिर A2 का मान निकालने जाएंगे तो a प्लस 2d लिखेंगे, और 8 प्लस 11 प्लस 3 या 8 प्लस 6 कर लो, वो आ जाएगा। और फिर ऐसे ही 3 नंबर वाला निकालेंगे, तो इस बार इसमें प्लस करेंगे 9, ठीक। और सो ऑन 5 नंबर वाला निकालेंगे, 5d, 8 प्लस 9 27,
8 दूनी 16, 33। ठीक है, तो ये अनुक्रम के बीच में जो आने वाले हैं 23 कैसे आ रहा है? कुछ गलत लिख लिया है क्या? 5 में, अच्छा 5 का गुणा इसमें करेंगे 15, 15 और 8 23। ठीक, तो ये तो सरल है इसमें। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसमें ऐसा बोला गया है कि 7 और 49 के बीच में n, तो अगर बीच में n है तो कंफर्म उस सीरीज में टोटल कितने टर्म हुए होंगे? अगर फर्स्ट और लास्ट 49 है और उनके बीच में अगर n है तो फिर कंफर्म उनके बीच में टोटल an हुए होंगे, और an है तो टोटल सीरीज में पद कितने हो जाएंगे? n+2। और वही उन्होंने बोला भी है कि n+2वां जो टर्म है और चौथा जो टर्म है उन दोनों का अनुपात दे रखा है, तो फिर उधर से वो कंफर्म कुछ ना कुछ का मान निकलवाएगा, है ना। अगर हमें ये दो चीज पता है, क्या 7 और 49, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? तो a का मान हमें 7 पता लग गया, l का मान हमें 49 पता लग गया, d का हमें पता नहीं है। इस केस में हमें n का वैल्यू पता लग गया, n का वैल्यू कितना है? n+2। तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं t ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d, तो इसमें ये जो n है ये एक्चुअल में हमारे पास n+2 है, और a जो है वो हमारे पास 7 है। n-1 की जगह पे पहले n+2 आएगा, फिर -1, और d का वैल्यू हमें पता नहीं है। t ऑफ n का वैल्यू 49, उसमें से 7 को माइनस कर देंगे, यहाँ से हमें मिलेगा n+1, और हमें मिलेगा क्या? d। d बराबर आ जाएगा हमारे पास 49 में से 7 जाएगा 42, और अपॉन में कितना? n+1। तो इतना करने की बजाय अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? b में से a को घटा दो और बटे में n+1 कर दो, वो हमारे पास किसका मान होता है? d का मान होता है। तो इतना कुछ करने की बजाय हम लोग डायरेक्ट ये कर सकते हैं, है ना। अब इसके जस्ट पहले जो हमने किया था उसको चेक कर लेते हैं। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास पहला और लास्ट था 8 और 26। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया है, डी का जो मान निकालना है उसमें क्या करो कि दोनों टर्म को एक दूसरे में से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 18। और जो n का वैल्यू है, इन्होंने कितने टर्म बीच में रखने के लिए बोला था? 5, तो टोटल कितने होगा? 7। 7 में से 1 प्लस कर दो, 7 में 1 कितना? प्लस, नीचे n+1 आता है ना। n टोटल हमारे पास कितने टर्म थे? 5 थे ना, तो 5 और 2 ये 7, 7 और 1 8। डी का मान सही लिखा है ना हम लोगों ने? डी का मान लिखा है हमने 49 में से 7 को माइनस करते हैं, वो हर एक उसमें कर ही रहे थे। इसमें भी 26 में से 18 को 8 को माइनस करेंगे, 6 जाएगा, 2 जाएगा, 18 बचेगा। 2 9 18, 2 चौको 8। वहां पे डी का मान कितना आ रहा था अपना? वहां पे डी का मान 3 आ रहा था ना। 4 दूनी 8, यहाँ तो गलत आ रहा है, यहाँ पे आंसर ही गलत आ रहा है, फॉर्मूला ही काम नहीं कर रहा। समांतर माध्य के लिए ही फॉर्मूला पढ़ा है और समांतर माध्य का ही फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। n+2 -1, n का वैल्यू जो भी होता है उसमें 2 टर्म ऐड होते हैं, 5 और 2 7, 7 में से 1 जाएगा 6। ये यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ा सा ये n+1 जो नीचे लिखा है ना, ये काम नहीं कर रहा। ये काम कब करेगा? जब तुमसे फर्स्ट और लास्ट टर्म को तुम्हें छोड़ना है, तुमको जितने टर्म के लिए बोला गया है निकालने के लिए, उस टर्म में अगर 1 ऐड करके डिवाइड करोगे तो काम बन जाएगा, है ना। 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ जो ये n आ रहा है ना, ये n कहाँ से आ रहा है? जितने टर्म उन्होंने निकालने के लिए बोला है वहां से आ रहा है, ठीक है। उसमें तुम्हें 1 ऐड करना है बस, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मली n का मान देखोगे तो 7 और 49 के बीच n निकालना है, तो टोटल तो होगा n+2, लेकिन ये n+2 ना लेकर n+1 ले रहे हैं, मीन्स सिर्फ 1 प्लस कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर टर्म की संख्या 7 है तो हमें उन 7 से कोई मतलब नहीं है,
हम लोग हमेशा उसके बीच में जितने टर्म निकालना है उसमें एक ऐड करेंगे, या ये बोल सकते हो कि टोटल टर्म में से एक माइनस करके लेना है। नीचे भले ही प्लस दिख रहा है लेकिन लेना टोटल अगर टर्म ले रहे हो तो उसमें से एक क्या करोगे, माइनस करके लोगे, क्योंकि यहाँ पे ना ये 2n+2 हो रहा है इसलिए यहाँ पे n+1 बच रहा है। ठीक है, तो या तो पूरे टोटल टर्म में से एक माइनस कर दो, या जितने टर्म निकालने के लिए बोला गया है उसमें एक प्लस कर दो। अभी ये d का मान समझ में आ गया। अब इस d के मान के आगे की कहानी पढ़ो कि आगे उन्होंने क्या बोला है। आगे उन्होंने बोला है कि यदि चौथा माध्य पद आप क्या निकालने जाओगे, a(4) निकालोगे, क्योंकि पहला माध्य पद तो 1 है, a(1), फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो a(4) के लिए क्या लिखोगे, a(4) के लिए लिखोगे a+4d। a+4d का मतलब आ जाएगा a का मान कितना है 7, 4 का गुणा करो, d का मान कितना है 42, और बटे में कितना है n+1। ये अपने पास क्या होगा a(4), मतलब श्रेणी का चौथा समांतर माध्य। इसके अलावा क्या बोला है, और n-2वां माध्य पद। n-2वां माध्य पद का मतलब है यहाँ a की जगह पे क्या लिखोगे n-2, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे 7 + 4, और n का मान कितना 42, और नीचे क्या लिखोगे, अभी तक जब सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे n-2 आएगा, है ना। बाकी तो सब ठीक है, 42/n+1 तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो d का मान है ना। उसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा n-2, क्योंकि हर एक टर्म में अगर हमसे वो वाला समांतर माध्य बोला है, जैसे चौथा बोला, तो चौथा निकालने के लिए हमने क्या किया a+4d। ऐसे ही अगर n-2 का समांतर माध्य निकालने के लिए बोलेंगे तो वो क्या होगा 7 + n-2, और उसके साथ क्या d। तो चौथा पद बराबर पांचवा पद a+4d। ठीक है, a+4d का मान आ गया 7 + 4 का गुणा करेंगे, ठीक है, और n के साथ एडवेट कर लेंगे, ये तो कंप्लीट हो गया। n-2 के साथ d आएगा 42 के बटे में n- के साथ 7 + 49, ठीक है, करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का अनुपात दे रखा है, किस किस का, a4 का और an-2 का। अभी इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना, बुक के हिसाब से मत जाना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। a4 का मतलब कंफर्म है 5वां टर्म होगा, क्योंकि पहला टर्म क्या है 7 है, और हमने सीरीज को गिनती सेकंड वाले टर्म से दी है, इसलिए वो a1 की कैटेगरी का आ गया। इनकेस जब हम समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो वहां पे हमारा पहला जो a1 वाला टर्म होता है ना, वो पहला ही वाला होता है, इसलिए यहाँ पे a2 आता है, और वो a2 एक्चुअल में इक्वल होता है a+d के। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 1 रख दिया है, तो ये a(1) इस सीरीज के लिए दूसरा नंबर का टर्म है। तो अगर उसको लिखना चाहेंगे तो वो ऐसे ही लिखाएगा a+d करके, या तो ऐसे लिख लो, या हम लोगों ने जो पढ़ा है कि a(4) अगर निकालना है तो डायरेक्ट a+4d। ठीक है, अब जैसे भी तुमको अच्छा लगे उस हिसाब से देख लेना। इसको समझने की कोशिश ये कर लेना कि सीरीज में पहला जो टर्म होता है a(1) वो एक्चुअल में यही होता है, लेकिन हमने क्या किया है a(1)(2) को ही a(1) मान लिया है। तो जो n-1 करने वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, जिस नंबर का आप टर्म मान रहे हो उसी नंबर को आप यहाँ लिख सकते हो मल्टीप्लाई में d के साथ में, है ना। लेकिन समांतर श्रेणी में क्या होता है कि अगर ये a है तो ये दूसरा वाला a+d होता है, और तीसरा वाला a+, बट एक्चुअल में ये टर्म नंबर 3 होता है ना। तो वो जो 3 नंबर है ना, इस वाले में तुमने क्या किया है, देखो 2 वाले को ही 3 दे दिया, है ना। ये 1 होता है क्योंकि a होता है, ये a+d होता है, और ये a+2d होता है। तो ये जो 2d है एक्चुअल में 3 नंबर पे आता है, टर्म 3 पे। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो अभी हमारे पास ये पूरा का पूरा बन गया ना, ये a+4d और ये 7 के साथ, इन दोनों का अनुपात दे रखा है कितना 5 और 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये 7n आएगा और +7 आएगा, है ना। ऊपर 4 को ही रखना है, तो 7n आएगा +7 आएगा, और 42 में 4 का गुणा करोगे तो 168, और बटे में है ये n-2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे, n+1 इसमें कर दो। अच्छा, इसके बटे में n+1 बचेगा जो कि ये लिखा हुआ है, और फिर इसके बटे में पूरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले ले रहे हैं। तो 7 के साथ n आएगा, +7 आएगा, माइनस का
42 का गुणा एक बार इसमें करोगे तो 42n आएगा, और एक बार माइनस के साथ 42 का गुणा 2 में करोगे तो 84 है ना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक। और उसके अलावा बटे में क्या आएगा, n प्लस 42 तो वो प्लस का होगा नहीं, देख ले रहे हैं, और 42 जो है वो प्लस का होगा, 42 है प्लस का। अच्छा 42n, हाँ वो प्लस का होगा, ठीक है। और ये अनुपात जो है 5:4 के इक्वल दे रखा है, तो इसको तो सॉल्व कर सकते हो। तुमको ना यहाँ पे n का मान निकालना है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, n समांतर माते हैं तो n का मान, अब n का मान तो निकाल सकते हो आराम से कैलकुलेट करके, ये तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। बाकी अगर स्क्वायर में होता तो थोड़ी प्रॉब्लम रहती, अभी तुम्हें इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके n का मान निकालना है। तो जल्दी से n का मान निकाल दो, इतना सॉल्व कर लो इसको। और इसके अलावा अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं एक भी, है ना, ये एक ही क्वेश्चन है और शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर करके देख लेना, आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। एक ही फॉर्मूला था पूरी सीरीज में। इसके अलावा अगर कहीं एनसीईआरटी लगा है, एग्जाम्पल नंबर 7 वो बता दे रहा हूँ, और उसके अलावा एक भी नहीं है, ठीक है। तो आगे वाले पे चलते हैं, गुणोत्तर माध्य पे आ जाते थे। गुणोत्तर कहाँ है, समांतर ही है, समांतर ही है इस चैप्टर में पूरे में, इसमें चैप्टर ही नया है वो गुणोत्तर वाला। उधर नहीं भेजते जहाँ उनको जाना है, जिसके पास नौकरी अब तो वो तो टेंशन फ्री है। देखो ए और बी का समांतर माध्य दे रखा है, ए और बी का अगर समांतर माध्य है तो ये तो कंफर्म है कि हम अगर निकालेंगे समांतर माध्य ए और बी का तो हम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 7। अगर हमसे बोला है कि ए और बी का समांतर माध्य कुछ है, तो हमें नहीं पता, जो भी है उन्होंने दिया है, हम तो यही मानेंगे कि ए और बी अगर 2 समांतर माध्य के पद हैं तो उनका अगर डिवाइड कर दें 2 से तो यही होना चाहिए उनका समांतर माध्य। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ये ना होके ये है, तो फिर हम उन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, एन का मान निकालना है इसमें से ना, ए की घात n-1 और बी की घात n-1, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो हम तो समांतर माध्य ये मानेंगे, इन लोगों ने ये दिया है, तो कंफर्म है फिर इन दोनों कंक्लूजन से कोई एक मान तो निकल के आएगा ही आएगा, अब वो जिसका भी आ जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो a की घात n और b की घात n, इसको कुछ कर नहीं सकते, नीचे वाले में जो पावर है उनको अलग अलग कर सकते हैं, a की घात n लिख सकते हैं और a की घात -1, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो वो n-1 वापस से बन जाएगा, b की घात n और b की घात -1 इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। ये जो माइनस है इनको हम लोग नीचे भेज सकते हैं बटे में, है ना। तो नीचे बटे में भेजने पर a की घात n और b की घात n, और हमें मिलेगा बटे में a की घात n बटा a और b की घात n बटा कितना b, और ये बराबर आ जाएगा a प्लस b बटा 2 के, ठीक है। इसके अलावा जो अब इसमें पलटा तो सकते नहीं है, a की पावर n और b की पावर n, इनका हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी ये वैल्यूज एक दूसरे में मल्टीप्लाई होते हैं तो कंफर्म ये जो वैल्यू है एज इट इज उधर जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं a और उसके बटे में 1/2, और अगर मैं लिख दूं इसको यहाँ पे बराबर 3/4 के, तो एक चीज ये याद रखना कि ये जो 1/2 है जब उधर जाता है तो एज इट इज जाता है। क्यों एज इट इज जाएगा, क्योंकि तुम इसको 2 को एक काम करो, बटे से ऊपर भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये 2a बराबर 3/4, और जब इस 2 को यहाँ भेजोगे तो फिर ये वापस से देखो कहाँ जाएगा, बटे में ही जाएगा, गया। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो 2 है ना, ये हाफ एज इट इज यहाँ पे जाएगा, मतलब a बराबर 3/4 तो पहले से ही है, ये गया 1/2। इसका मतलब है ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये इस वाले में मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2a की घात n प्लस 2b की घात n बराबर a की घात n बटा a प्लस b की घात n बटा b, और ये गुणा हो जाएगा किसमें, a प्लस b। नहीं, 2 को हमने यहाँ भेज दिया
तो अभी हमारे पास सिर्फ a प्लस बी बचेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग 1 बाई 1 इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इसमें 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल्स टू, a का जब गुणा करोगे तो इस a से ये वाला a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी देखते चलना, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला a जो है ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ ये, तो क्या बचेगा हमें, a की पावर सिर्फ n बचेगा। फिर इसी a की पावर n इंटू a का इसमें गुणा करेंगे तो वो हमें मिलेगा a की पावर n अपॉन a इंटू b। फिर उसके बाद जो हमारे पास दूसरा वाला बच रहा है कौन, ये वाला, इसमें जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्लस मार्क के साथ b की पावर n बटा b और डॉट में कौन मिलेगा उसके साथ a, और फिर जब दूसरी बार गुणा करेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, b की पावर n। ये जो a की पावर n है और ये जो b की पावर n है दोनों पॉजिटिव हैं, इधर लाएंगे नेगेटिव होके, यहाँ पे सिर्फ क्या बचने देंगे, a की पावर n और b की पावर n, बराबर में हमें a की पावर n बटा a डॉट b मिलेगा और b की पावर n बटा b डॉट a मिलेगा। ठीक, अब इस वाले में अगर a की पावर n वाले को एक तरफ कर लें और b की पावर n वाले को एक तरफ कर लें, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। a की पावर n वाले को एक तरफ करके कॉमन ले लेते हैं, a की पावर n वाले को कॉमन लेके एक तरफ कर ले रहे हैं। a की पावर n को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा और ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, b बटा कितना बचेगा, a बचेगा। बराबर में इधर से हम b की पावर n को अगर कॉमन लेंगे तो हमें अंदर साइड में a अपॉन b बचेगा और ये वाला उधर जा रहा है इसलिए वहां पे क्या बचेगा, माइनस का। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और a की पावर n और b की पावर n को एक साइड पे कर लेते हैं तो हम उसको a बटा b लिख सकते हैं और टोटल की घात कितना लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। और इस वाले में हम लोग पलटा नहीं रहे हैं, इस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके बटे में इसको भेज दे रहे हैं। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा a माइनस 1, हमने इसमें कैंसिल आउट करना है, ठीक है, कैंसिल आउट करने के लिए माइनस के मार्क से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इसको हम लोग एक दूसरे से उल्टा भी करें, उल्टा होगा नहीं ऐसे आसानी से, a माइनस बी बचना चाहिए, a माइनस बी बचना चाहिए, a की पावर n b की पावर n, a इंटू बी की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a की पावर n माइनस 1, a की पावर n कॉमन लेंगे तो 1 माइनस b बटा a बच रहा है, ठीक है, 1 माइनस b बटा a, और b की पावर n को कॉमन लें तो हमारे पास a अपॉन b माइनस 1 बच रहा है, ठीक है, एक अच्छा पूरा a की पावर n माइनस 1, ठीक है। इधर पे थोड़ा सा हम स्टेप में क्या चेंज कर रहे हैं, a की पावर जो n है इस पूरे को a की पावर n माइनस 1 करके कॉमन लेते हैं तो हमारे पास जो है सही चीज बच जाएगी, a माइनस बी और b माइनस ए। अच्छा रुको, इसमें भी कुछ यहाँ पे हमारे पास 1 में से माइनस है, a की पावर n है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी आएगा और यहाँ से एलसीएम लेंगे a माइनस बी आएगा, वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हाँ ठीक है, आ जाएगा। देखो इस वाले को यहाँ लेके जा रहे हैं एलसीएम के साथ में, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी और बटे में कितना आएगा, a, और इसके बटे में जाएगा तो इसमें भी नीचे बटे में b बचेगा, ठीक है, और इन दोनों के बटे में कौन आएगा, ये, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, a माइनस बी और बटे में कितना, a। ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमें a ऊपर मिलेगा मतलब a बटा b और उसकी पावर में कितना n बराबर मिल जाएगा a बटा b और उसकी पावर में कितना मान सकते हैं, तो n का मान ही 1 आ रहा होगा, है ना, n का मान कितना आ रहा होगा, 1, ठीक है, n का मान कितना आ जाएगा, 1। तो आया समझ में क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे a बटा b की पावर में है 1, a बटा b की पावर में है n का मान कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बाकी का यहाँ पे हमसे बोला गया था कि a और b दो पद हैं जिनका समांतर माध्य ये है, और हम अगर देखें हमारे अकॉर्डिंग तो समांतर माध्य ये होना चाहिए,
ठीक है। तो हमने दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद इन पावर्स को अलग अलग किया, फिर दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आने के बाद माइनस किया, माइनस के बाद ये पूरा का पूरा, और फिर a की पावर n वाले को एक तरफ करके हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद दोनों का एलसीएम लेके एक दूसरे से क्रॉस करके a बटा b, ठीक। अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट है, इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो कर लेना अगर करना हो तो, और बुक में चेक कर लेना कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। अगली वाली क्लास, अच्छा अगली क्लास फिजिक्स है, मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर को अब कंप्लीट ही कर देंगे अगली वाली क्लास, है ना। उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, तो कल